दोस्तों, आप सभी लोगों का बीके सुपर एकेडमी में स्वागत है। हम आपके साथ जिस टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की बात करें तो इसमें 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल फिगर्स आते हैं, ठीक है। लेकिन मैं 2 डायमेंशनल फिगर आपके बारे में पढ़ रहा था। अगले क्लास में हमने आपको ट्रेंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में बताया था। आज हम जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा वर्ग। क्या होगा? वर्ग। वर्ग पढ़ने से पहले हमको जानना जरूरी है कि ये वर्ग जो है चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? चतुर्भुज के अंतर्गत इसे रखते हैं, ठीक है। अब चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज कई भागों में बांटा जाता है। चतुर्भुज में पहला आता है वर्ग, स्क्वायर, ठीक है। दूसरा आता है आयत, रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं। आयत को रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो हमारा आएगा उसके बाद आएगा हमारा समांतर चतुर्भुज। क्या आएगा? समांतर चतुर्भुज। उसके बाद फिर आएगा मेरा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बाद जो टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के बाद जो आता है उसका जो नाम है विषम चतुर्भुज। विषम चतुर्भुज। देखो दोस्तों, इन सब चीज़ों को मैं एक एक करके आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये चीज़ें बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी बहुत इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक इतने ही क्रिटिकल होते हैं कि अगर इनका कंसेप्ट आपको नहीं मालूम है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्योंकि बच्चे जब इन क्वेश्चन को उठाते हैं और करने का प्रयास करते हैं तो उनको कंसेप्ट ही नहीं मालूम होता। अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसका फिगर आपके दिमाग में अगर नहीं आता है, उसका पिक्चर आपके दिमाग में नहीं आता तो क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। किसमें? सामान्यतः ये जो हमारे 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जो ज्योमेट्री है इसमें आपका कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पहले वर्ग की बात करोगे तो वर्ग के अंतर्गत अगर हम बात करें, ठीक है, टॉपिक की बात कर रहे हैं तो वर्ग के अंतर्गत अगर हम बात करें तो वर्ग में जो हमारा पिक्चर आता है वो पिक्चर कुछ ऐसे बनता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों? समान होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। भुजाएं अगर समान होंगी, ठीक है, तो इनके कोण भी क्या होते हैं? 90 अंश के होते हैं। सभी कोण 90 अंश के होते हैं। मैं बात कर रहा हूं अगर इनके कोण की तो टोटल कोण सभी कोण कितने अंश के होंगे? 90 अंश के। सभी भुजाएं ये होगी, चारों भुजाएं समान होती हैं, सभी कोण 90 अंश के होते हैं। अगर मैं इसका विकर्ण ज्ञात करूंगा तो आप देख रहे हो विकर्ण कैसे ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों। तो विकर्ण बराबर डायगोनल लेंथ बराबर जो हो जाएगा, ये हमारा जो बन रहा है ये 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। ये वाले पार्ट की बात करें तो ये त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज का ये जो कर्ण है, इस त्रिभुज का जो ये कर्ण है, ये त्रिभुज बन रहा है जिसकी भुजाएं, ये त्रिभुज का जो कर्ण है यही हमारा विकर्ण है। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा और पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो रूट के अंदर ए स्क्वायर जो हो जाएगा मिला के जो बन जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों? √2a हो जाएगा। मैं समझा देता हूँ कि अगर विकर्ण को x मान लिया जाए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है? लंब का स्क्वायर।
कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 2a²। और जब एक्स का मान निकालोगे तो रूट के अंदर 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब ये विकर्ण हो गया। ठीक है, विकर्ण की बाद अगर हम बात करें तो हमारा होगा वो क्या ज्ञात करना होगा, तो इसका हमको क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। क्या बताना हो दोस्तों, क्षेत्रफल बताना हो, एरिया बताना हो। तो एरिया बराबर हम जानते हैं आयत में लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, यहाँ होता है एरिया का जो इक्वल टू होता है वो भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजाओं को 2 बार अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है, और इसे भुजा स्क्वायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ परिमाण की, तो परिमाण वही होता है कि सभी भुजाओं का योग a प्लस a कितनी भुजा, 4। तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा दोस्तों, 4a हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें कोई टॉपिक नहीं पढ़ने की जरूरत है, अब इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। लेकिन अगर कहीं पर आपको कुछ इस प्रकार का फिगर मिलता है कि एक बड़ा सा वर्ग दिया गया है, कैसा वर्ग, एक बड़ा सा वर्ग दिया गया है और उसके अंतर्गत एक छोटा सा ऐसे वर्ग दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि छोटे वाले वर्ग की जो भुजा a है, a1 है, और इस बड़े वाले वर्ग की भुजा कितनी है, सॉरी छोटे वाले वर्ग की भुजा a2 है, बड़े वाले वर्ग की भुजा a1 है। तो इस खाली स्थान का, इस स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। चूंकि ये अंदर वाला जो भाग है, ये पार्ट है खाली है, बाहर वाला पार्ट क्या हुआ है, फुल है। तो इस ठोस पार्ट का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना होगा तो इसे डेल्टा a के नाम से जाना जाता है, और डेल्टा a बराबर हो जाएगा a2 माइनस, क्या हो जाएगा दोस्तों, a2 माइनस a1। क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, मतलब कि बाहरी भाग का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक भाग का जो क्षेत्रफल होगा, उन दोनों का डिफरेंस जो आएगा, इसे हम लिख सकते हैं आउटर एरिया, कैसा एरिया, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। ठीक है, इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, इस ब्लैंक स्थान का क्षेत्रफल आ जाएगा, ब्लैंक कह रहे हैं, इस ठोस पार्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे हमें आयत की बात करें तो आयत क्या होता है, आयत के बारे में जान लेते हैं, रेक्टेंगल के बारे में जान लेते हैं। आयत की बात करोगे दोस्तों तो आयत का जो भुजा होता है, भुजा की लंबाई को या चौड़ाई को b के नाम से जानते हैं। अब सेम चीजें वही हैं कि इनके भी सभी कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं, बट इसमें सभी कोण कितने अंश के होते हैं दोस्तों, तो सभी को थीटा बराबर कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। और सभी भुजाएं नहीं बराबर होती हैं, विपरीत भुजाएं समान होती हैं, विपरीत भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। इसकी कौन सी भुजाएं समान होती हैं, तो विपरीत भुजाएं समान होती हैं। विपरीत भुजाएं समान होंगी तो इसका जो विकर्ण होगा, डायगोनल लेंथ होगा, वो क्या हो जाएगा, सेम वही काम है कि पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट एक त्रिभुज बना रहा है, तो त्रिभुज बनेगा और 90 अंश पर बनेगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, और पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो रूट के अंदर जो इसका विकर्ण आ जाएगा, अंदर रूट में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा अंदर रूट में, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका विकर्ण हो गया, डायगोनल लेंथ हो गया। क्षेत्रफल की अगर आप बात करोगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई।
और अगर आप बात करोगे कि इसके परिमाप की, परिमीटर जो हो जाएगा, परिमाप जो हो जाएगा सभी भुजाओं का ये तो यल प्लस बी प्लस यल प्लस बी बराबर हो जाएगा 2 यल प्लस बी, और इसी को हम लिखते हैं 2 बड़े कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। यही तो है दोस्तों जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं छोटे क्लासों में, 2 बड़े लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ से आपको ये पिक्चर क्लियर हुआ होगा। इसके सभी कोण 90 अंश के होते हैं। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समान होती है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समान। ये वाली भुजा एल, ये वाली भुजा बी। ठीक है, अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। तो क्या होता है समांतर चतुर्भुज? तो समांतर चतुर्भुज की बात करोगे तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? इसकी समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं, बराबर तथा समांतर होती हैं। विपरीत भुजाएं समांतर व बराबर होती हैं। क्या होती हैं? विपरीत भुजाएं समांतर व बराबर होती हैं। यहाँ पर बस फर्क कितना होता है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये अगर बीटा तो ये भी बीटा। ठीक है, यहाँ थीटा प्लस बीटा बराबर समान 180 अंश का कोण होता है। ठीक है, कितने अंश का कोण होता है? 180 अंश का कोण होता है। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो हमारा आयत था इसी का परिवर्तित रूप जो होता है समांतर चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। सिर्फ अंतर दोनों में ये होता है कि इसके कोण को अगर बदल देते हैं तो ये समांतर चतुर्भुज बन जाता है। बाकी विपरीत भुजाएं इसमें भी समान होती हैं। इस भुजा को ए मानेंगे तो ये वाली भुजा ए हो जाएगी, इस भुजा को बी मानेंगे तो ये वाली भुजा बी हो जाएगी। ठीक है, इसके अगर क्षेत्रफल की आप बात करोगे तो क्षेत्रफल बहुत ही आसान होता है दोस्तों। समांतर भुजा गुणे उनके बीच की दूरी होती है, ये मान लीजिए h1 है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम कोई लंब डाल दें, इस वाले से अगर कोई लंब डाल दें और इस वाले दूरी को हम क्या नाम दे दें? h2 नाम दे दें, तो इसके क्षेत्रफल का जो फार्मूला हो जाएगा a गुणे h1 बराबर b गुणे h2। कोई भी एक लगा सकते हो आप। अब इसका क्या मतलब है? मैंने कहा जो समांतर भुजा ले रहे हैं उन्हीं समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। भुजा ए ले रहे हैं तो उन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, भुजा बी ले रहे हैं तो दोनों किन भुजाओं के बीच की दूरी? तो बी वाले भुजाओं के बीच की दूरी लेना, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, परिमाप की बात करोगे तो परिमाप भी इसका भी वही होगा। क्या होगा? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। सॉरी, तो यहाँ पर लेंथ भी कितना होगा? a प्लस बी दिया गया है तो a प्लस बी होगा। क्या होगा? a प्लस बी होगा। क्या होगा? 2 गुणे a प्लस बी, क्योंकि अगर ऐड करोगे तो a 2a b b 2b 2 कॉमन हो जाएगा तो a प्लस बी परिमाप हो गया। और क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो दोस्तों अब इसका अगर डायगोनल लेंथ वंथ ज्ञात करना रहेगा तो वो उसके आधार पर दिया रहेगा, पिक्चर के हिसाब से ही ज्ञात हो सकता है, फिगर के हिसाब से। ठीक है, ये तो हो गया इसका परिणाम। अब समलंब चतुर्भुज की पहले समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बारे में बात कर रहे हैं तो समांतर चतुर्भुज की अगर हम बारे में बात करें तो क्या होता है समांतर चतुर्भुज? तो ये जो वर्ग का परिवर्तित रूप है वो समांतर चतुर्भुज, बस कोणों का परिवर्तन कर देना। इसमें क्या होते हैं? सभी भुजाएं समांतर चतुर्भुज में बराबर होती है। क्या होती है? सभी भुजाएं समान। ये वाली भुजा है तो ये भी भुजा है, और ये भी भुजा है तो ये भी भुजा है। ये वाले कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। ठीक,
अगर यहाँ से इनके विकर्ण को मिलाते हैं तो इनके विकर्ण जो होते हैं 90 अंश पर काटते हैं। जो हमारे समचतुर्भुज है ये कितने अंश का कोण बनाते हैं, तो ये इनके जो विकर्ण मिलते हैं ये 90 अंश पर काटते हैं। और अगर पहले वाले विकर्ण की लंबाई d1 और दूसरे वाले विकर्ण की लंबाई d2 हो तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 d1 गुणे d2। इनके विकर्णों का जो मल्टीपल है उसका आधा जो होगा वो इनके विकर्णों का मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आधा करने पर जो आता है वो उसका क्षेत्रफल आता है। और परिमाप की अगर आप बात करोगे दोस्तों तो परिमाप कितना हो जाएगा, तो परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणे भुजा। ठीक है, और कुछ यहाँ देखो आप, इन चारों पार्ट का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है, एक दूसरे के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अगर एक भाग का अगर क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है तो इसका क्या कर देना है, 1/8 कर देना रहेगा। ठीक है, सॉरी 1/4 कर देना, इसको 4 भागों में बांट देना रहेगा। अब आ जाता है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो हम समलंब चतुर्भुज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। किसके बारे में, समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज की बात करें तो कुछ इसका फिगर इस प्रकार बनता है। इसमें दोनों आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। ये भुजा ए, ये वाली भुजा बी, ये मान लीजिए सी और ये वाली डी। इसमें दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर हों तो ऐसे, और कोई भुजा बराबर ना हो तो ऐसे जो चतुर्भुज होते हैं ये चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और इनका जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, इनके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इनका क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का क्या होता है, योग, समांतर भुजाओं का योग। उसके बाद उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, मान लीजिए ये दूरी h1। बस इतना ही करना आपको। उनके क्षेत्रफल की बात करें तो समांतर भुजाओं का योग पूरे उनके बीच की दूरी, ये क्षेत्रफल होता है। इसके अलावा कोई इसका फार्मूला नहीं होता। और इसके परिमाप की बात करोगे तो a + b + c + d, चारों को जोड़ना होगा। अगला बचता है जो हमारा विषम चतुर्भुज है, और विषम चतुर्भुज का हम वर्णन यहाँ पर करते हैं। विषम चतुर्भुज की एक खासियत बात है कि कोई ऐसा चतुर्भुज हो जिसकी कोई भुजा क्या हो, बराबर ना हो। तो ऐसे चतुर्भुज को हम किस नाम से जानते हैं, विषम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। और इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, कुछ ऐसा वैसा फिगर बनना चाहिए। ठीक है, ऐसे चतुर्भुज को हम फिर विषम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ से आप लंब डालोगे तो ये लंब यहाँ पर आएगा, 90 अंश बनेगा। इस वाले को h1 मान लेते हैं। अगर यहाँ से लंब डालोगे तो यहाँ पर आएगा, इसको h2 के नाम से जान लेते हैं। आप देख रहे हो कि ऊपर भी एक त्रिभुज बन रहा है और नीचे भी क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। ऊपर वाला पार्ट भी एक त्रिभुज बन रहा है, नीचे वाला पार्ट भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर दोनों को ऐड कर लेंगे हम, a1 + a2, इसका क्षेत्रफल अगर a1 और इसका क्षेत्रफल a2, अगर हम टोटल क्षेत्रफल की बात करेंगे इसके तो a1 + a2 करना होगा। अगर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो a1 + a2 करना होगा। यहाँ के क्षेत्रफल की बात करोगे तो दोस्तों अगर इसकी भुजा की बात करें, मान लीजिए ये वाली भुजा a, ये वाली भुजा b, ये वाली भुजा c और ये वाली भुजा d, कितना है। लेकिन इसका विकर्ण दिया गया कितना है, इसका विकर्ण अगर दिया गया, ये वाली भुजा d, इसका विकर्ण अगर आपको दिया गया है, मान लीजिए इसका विकर्ण क्या है, x, कितना है x। तो इसका क्षेत्रफल ये x विकर्ण अगर हो गया, क्षेत्रफल की बात करोगे तो आधार में ऊंचाई होगा, चूंकि ये त्रिभुज है 1/2 और आधार कितना हो गया x और ऊंचाई कितनी हो गई h1। इस वाले क्षेत्रफल की बात करोगे तो इसका भी 1/2 होगा और ये आधार x है और ऊंचाई कितना है, ठीक है। अब टोटल क्षेत्रफल को अगर ज्ञात करना होगा, ठीक है, तो टोटल क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 x h1
और 1/2 XH2, और अगर टोटल को ऐड कर लोगे तो XH1 XH2 कॉमन हो जाएगा, तो ये x/1/2 कॉमन हो जाएगा, x/2 कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा H1 प्लस H2। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसका क्षेत्रफल और परिमाप वही होगा कि सभी भुजाओं का योग क्या होगा, परिमाप हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D। तो हम आपको जो बता रहे हैं ज्योमेट्री के बारे में, हमने त्रिभुज अगले क्लास में बताया था, आज आपको सारे चतुर्भुज के बारे में बता दिया कि क्या होते हैं चतुर्भुज, उसके क्षेत्रफल के फार्मूले क्या होते हैं, कैसे उसके क्षेत्रफल ज्ञात किए जा सकते हैं, कैसे एग्जाम में इनका यूज होगा, ये न्यूमेरिकल करने पे हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कि हर एक चीज़ का कंसेप्ट हमको अच्छे से पता होना चाहिए, और आप लोगों को मैंने जिस प्रकार से बताया हमको लगता है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर एक बार समझ में नहीं आएंगी तो इसको दोबारा आप लोग पढ़ने का प्रयास करिएगा, फिर अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।